अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे, इस एक्सप्रेशन पे हम इस एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे बेटा। ये कि हमें ये पता चला है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाएं आप एक कंडक्टिंग वायर लूप में से, तो ईएमएफ इंड्यूस होती है एंड दैट ईएमएफ ड्राइव्स द करंट थ्रू द कंडक्टिंग सर्किट। बात समझ आ रही है? ठीक है, यही बात मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है बेटा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स ईएमएफ। चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा जरूरी है, यानी सिर्फ अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से पास कर रहा हो फिर नहीं ईएमएफ इंड्यूस होगी या करंट नहीं फ्लो करेगी। बात समझ आ रही है ना? तभी हम कहते हैं कि ये काम सिर्फ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कर सकती है। अगर टाइम वेरिंग नहीं है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स आपके पास अगर बी ओनली आर का फंक्शन है, स्पेस वेरिएबल का फंक्शन है, फिर फ्लक्स कांस्टेंट होगा। या बी अगर कांस्टेंट वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, तब भी फ्लक्स कांस्टेंट होगा। तो बेटा कांस्टेंट फ्लक्स यानी कि अगर आप लूप को नहीं मूव करवाते, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका मतलब है उस सरफेस में से नहीं चेंज होता, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो आप उसे टाइम के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो आंसर आएगा, यानी ईएमएफ जीरो होगी। अगर ईएमएफ जीरो होगी तो सर्किट नहीं कर सकता थ्रू द सर्किट। बात क्लियर है बेटा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स creates EMF. EMF will be produced whenever d phi m by dt is non-zero. ठीक है, यानी कि जब भी ये नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो उसी सूरत में होगा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा, ठीक है, तो तब हम dt को उधर ले जाए जीरो और इंटीग्रेट करें तो फाई m आपको मिलेगा जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट, यानी इफ फाई m इज नॉट कांस्टेंट तब EMF इंड्यूस्ड होगी, तब करंट फ्लो करेगा। इफ फाई m इज नॉट कांस्टेंट, इफ फाई m इज चेंजिंग विद टाइम। बात क्लियर है बेटा? हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं द मेन लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। in 1831 actually Michael Faraday reported a series of experiments he performed to to convey this thing that changing magnetic flux induces an EMF. Changing magnetic flux is responsible for making the current to flow within a circuit. बात समझ आ रही है? उसने बेटा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, इसमें मुझे काफी मेहनत और टाइम लगा। मैंने कोशिश की है कि बजाय मैं लफ्जों में बातें लिखने की बजाय अगर मैं डायग्राम बना के आपको बात समझाऊं तो शायद आपको जल्दी समझ आ जाएगी, आप मेरी बात को पिक भी कर रहे होंगे। बहुत सारी बातें ऐसी, यानी कि बहुत सारी इंग्लिश लिख देने से फायदा नहीं होता बाज औकात, तो मैंने कोशिश की है कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, मैं होप्स हो कि आपको ये मेथड ज्यादा मजा आएगा समझने में, बहुत इजी है। इसमें देखिए बेटा, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैंने जो डॉटेड लाइन से ये एरिया रिप्रेजेंट किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, मैग्नेट है। और आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू दिस पेपर, यू कैन सी दैट। और यूं मैंने एक वायर लूप जिसमें से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाई हुई है, ये मैंने इस तरह से वायर लूप रखा है कि कुछ इसका पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के असर में है, that is exposed to the external magnetic field, some of the area of this rectangular wire loop. बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा, पहला एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करते हैं बेटा। पहले एक्सपेरिमेंट हमने मैग्नेट को भी स्टिल रखा, स्टेशनरी रखा, रेस्ट में रखा, जो मर्जी है कह लो, ठीक है ना, और लूप को भी स्टेशनरी रखा, स्टिल रखा या एट रेस्ट में रखा, एक ही बात है, ठीक है ना, दो ही चीजें हमारे पास, मैग्नेट और लूप, दोनों को हमने स्टेशनरी रेस्ट में रखा। अच्छा बेटा, जाहिर है इस सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स तो पास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इस मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि
number of magnetic field lines passing through this surface is same, यानी magnetic flux is same, दूसरे लफ्जों में magnetic flux is constant, ठीक है। और अगर constant magnetic flux हो तो आप जानते हैं कि EMF will be zero, so no current will flow। ये observation थी उसकी कि no current flows in the loop, I will be zero because no EMF is induced। बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ जाते हैं। ये आ गया बेटा पेज। अच्छा, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, वही बेटा मैंने कोशिश की है कि मैं वही साइज बना पाऊं, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड शो कर लूं, ताकि आपको ये ना हो कि ये लूप चेंज हो गया, ये मैग्नेट चेंज हो गया, ये वही मैग्नेट है, वही लूप है, ठीक है। इसमें उसने ये किया कि बेटा मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, ठीक है, जबकि वायर लूप को, जाहिर है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनटू दिस वाइट पेपर है, तो दैट इज परपेंडिकुलर दिस टू वायर लूप। सो इस वायर लूप को हमने टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी v हमने पुल किया, ठीक है, इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा उसकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि एक करंट फ्लो हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब आते हैं तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। बेटा इसमें उसने, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है इसलिए मैं बार बार नीचे इशारा नहीं कर रहा, कि आप देख रहे हैं कि इस केस में हमने वायर लूप को स्टेशनरी रखा, ये देखें वायर लूप स्टे। मैग्नेट को हमने सेम वेलोसिटी से, जिस तरह दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने लूप को मूव करवाया था, मैग्नेट को हम सेम वेलोसिटी से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाते हैं। मैग्नेट इज पुल्ड टुवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी v। बात समझ आ रही है? लूप स्टेट। तो क्या है बेटा, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुई इस लूप में से, इस वायर लूप में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुई करंट। अच्छा, बेटा इसको समझने के लिए कि अभी बेशक आप इतना ही समझ लीजिएगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ये कैसे हमें पता चलता है बेटा, इसके लिए हम आगे लेंजेस लॉ पढ़ेंगे, तो उससे आपको बात क्लियर हो जाएगी, फिर आप बेशक इधर अप्लाई करके भी देख लीजिएगा। सिर्फ अभी इतना याद रखें कि अगर हम लूप को टुवर्ड्स राइट मूव करवाएं तो फ्लक्स डिक्रीज होता है। बात समझ आ रही है? मैग्नेट को लेफ्ट मूव करवाएं तब भी फ्लक्स इस सरफेस में से डिक्रीज होता है। सो डिक्रीजिंग फ्लक्स की वजह से हमेशा डायरेक्शन एक ही होगी, दैट विल बी क्लॉकवाइज। बात समझ आ रही है? बाद में ये डायरेक्शन जो है ना करंट की, आप लेंजेस लॉ की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्यों है इस तरह। अच्छा, अब बेटा मैं आता हूं थर्ड एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट में मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, यू कैन सी दैट मैग्नेट इज स्टेशनरी, और वायर लूप को पुश किया टुवर्ड्स लेफ्ट विद द वेलोसिटी v, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप में करंट ने फ्लो किया। बात समझ आ रही है? अब पांचवें एक्सपेरिमेंट की तरफ आ जाए। बेटा उसने इस केस में वायर लूप को स्टेशनरी रखा और मैग्नेट को विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट मूव करवाया। ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये बनाने की कोई, ये वेक्टर एरो वायर लूप के साथ अटैच्ड है, ये मैग्नेट के साथ अटैच्ड है, ये मैग्नेट को मैंने टुवर्ड्स राइट मूव करवाया विद वेलोसिटी v। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है। अगेन उसकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एक करंट फ्लो हुई काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा बेटा यहाँ पे देखें, इन दोनों केसेस में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, और आप देख रहे हैं कि अगर मैं वायर लूप को इस तरफ मूव करवाऊं तो बेटा बेसिकली जो एरिया एक्सपोज टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इस सरफेस में से। बात समझ आ रही? और अगर मैं मैग्नेट को भी टुवर्ड्स राइट मूव कराता हूं तब भी एरिया एक्सपोज टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। दोनों केसिंग है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो जाहिर है दोनों केसेस में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, दैट इज द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बात समझ आ रही है? हाँ, जिन केसेस में डिक्रीज होता है करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है। बात क्लियर है बेटा?
अब आ जाए छठे एक्सपेरिमेंट की तरफ, ठीक है। इसमें बेटा उसने मैग्नेट को भी स्टेशनरी रखा और वायर लूप को भी स्टेशनरी रखा। आपको पता है कि नॉर्मल हालात में पहला एक्सपेरिमेंट आप देखें तो ईएमएफ 0 होगी, लेकिन बेटा ये नहीं है कि मैग्नेट और इसको वायर लूप को स्टेशनरी रखा और कुछ नहीं किया। उसने क्या किया कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है कि आपने शायद किसी लैब में, रिसर्च लैब के अंदर देखा हो कि एक नॉब घुमा के आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं उसको। तो उसने क्या किया कि मैग्नेट और लूप दोनों स्टेशनरी है, लेकिन उसने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिक्रीज किया। बात समझ आ रही है बेटा? स्ट्रेंथ को जब डिक्रीज किया, ये लिखा हुआ है स्ट्रेंथ ऑफ बी इज डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो किया, ठीक है, आई करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो किया। होना भी चाहिए था। आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, ये वाली केसेस। आज ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट की तरफ। उसने फिर मैग्नेट को स्टिल रखा, वायर लूप को स्टिल रखा और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया। इंक्रीज करने का मतलब ये है कि उसने मैग्नेटिक फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज किया, ठीक है। तो बेटा उसकी ऑब्जर्वेशन थी कि करंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हुई। आपको पता है बेटा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग हो तो करंट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है। बात समझ आ रही है? मेरा ख्याल है बेटा मैंने बड़े डिटेल से इस चीज को समझाने की कोशिश की है, आपको आइडिया तो क्लियर हो गया होगा। उसने फैराडे ने सिर्फ यही नहीं किया, बल्कि उसने मैग्नेट्स को चेंज करके भी एक्सपेरिमेंट किया। वायर लूप का जो मटेरियल था, कंडक्टिंग मटेरियल जिससे वायर लूप बना था, उसको चेंज करके भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उसने वायर लूप की शेप चेंज के भी करके भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, यानी कि मसलन सर्कुलर वायर लूप को देखते हैं उसमें से क्या होता है, ठीक है। तो उसने ये काफी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए और उन एक्सपेरिमेंट्स, आपको पता है कि ये जो 7 आपके सामने है, इसी से बात क्लियर हो जाती है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो करंट फ्लो करती है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस होती है। बात समझ आ रही है? फ्लक्स कांस्टेंट हो तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होती, उस केस में जीरो करंट फ्लो करती है। बात क्लियर है बेटा? अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, फोटोज। फोटोज में लास्ट पेज जी बेटा। इसका मतलब ये है कि सारी बात का लुबे लुबाब ये है बेटा कि फैराडेज ने यहां से इन्हीं एक्सपेरिमेंट को देखते हुए ये गैस किया कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईएमएफ इंड्यूस होगा। बात समझ आ रही है? ये वही चीज है जो हम प्रूव करके आ चुके हैं। ये वही सिंपल इक्वेशन है जो हम मोशनल ईएमएफ में प्रूव करके आ चुके हैं। डेफिनेटली बेटा यहाँ फ्लक्स टाइम पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज क्योंकि अगर फ्लक्स टाइम पे नहीं डिपेंड करेगा तो आप उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बेशक ये स्पेस वेरिएबल पे भी डिपेंड करे, ठीक है, आंसर आपका जीरो आएगा। यानी कि इस फ्लक्स को टाइम पे डिपेंड करना ही है, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगी। बात समझ आ रही है ना? तो ये वो सिंपल इक्वेशन है जो हम मोशनल ईएमएफ में प्रूव कर चुके हैं। यही फैराडे इन एक्सपेरिमेंट से समझा कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्रू अ कंडक्टिंग लूप, तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी एंड दैट ईएमएफ विल ड्राइव द करंट थ्रू द सर्किट। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब बेटा जरा आते हैं कि ईएमएफ हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू द डायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल ओवर द क्लोज पाथ सी। समझ आ रही है ना? ठीक है, और हमें पता है कि ये डायनामिक फील्ड ही हो सकती है, स्टैटिक नहीं हो सकती, वरना ये चीज जीरो होती। अच्छा, अब आते हैं बेटा राइट साइड पे माइनस टी बाई डी टी। हाँ, तो फ्लक्स थ्रू एनी ओपन सरफेस, ये कौन सी ओपन सरफेस है? दैट इज बाउंडेड बाय दिस क्लोज करंट पाथ, ओपन सरफेस बाउंडेड बाय द क्लोज करंट पाथ, दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स आप जानते हैं इक्वल टू बी डॉट डी ए। लेकिन बेटा ये जो बी वेक्टर होगा ये सिर्फ और सिर्फ
स्पेस वेरिएबल पे नहीं डिपेंड करेगा बल्कि टाइम पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, टाइम पे डिपेंड करना इसका मस्ट है। मसलन अगर स्पेस पे ना भी डिपेंड करो, टाइम पे डिपेंड करना इसका मस्ट है। बात समझ आ रही है ना? आप यहां से भी गैस कर सकते हैं कि जाहिर है स्पेस डिपेंडेंस भी है, टाइम डिपेंडेंस भी है, और इंटीग्रेशन स्पेस वेरिएबल पे हो रही है। और जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो स्पेस डिपेंडेंस विल बी इंटीग्रेटेड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद फ्रॉम हियर विद टाइम डिपेंडेंस ओनली। बात समझ आ रही है बेटा? हाँ, और ये जो एक्सप्रेशन है बेटा जो यहाँ पे हमने लिखी हुई है, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट साइड पे, आप देख सकते हैं कि मैं स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं लेफ्ट साइड पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो आपके पास बेटा ये चीज आ जाएगी। तो पता है बेटा नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, मीटिंग जो है ना, मीटिंग स्किप करके तो सो जाए अगर नींद आ रही है। लेफ्ट साइड पे हम स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं बेटा, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। आप जानते हैं where S is the open surface bounded by this closed path C, ये चीज आ गई। अच्छा बेटा, ये जो यहाँ पे जो ओपन सरफेस है S, ये कोई भी ओपन सरफेस हो सकती है। मैं यानी मसलन अगर आपके पास रेक्टेंगुलर वाइल लूप है तो उस ओपन सरफेस की शेप रेक्टेंगुलर होगी। अगर आपके पास स्क्वायर वाइल लूप है तो स्क्वायर होगी। अगर आपके पास सर्कुलर वाइल लूप है तो उस ओपन सरफेस की शेप सर्कुलर होगी। बात समझ आ रही है ना? यानी दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी ओपन सरफेस एस। जो आप कह सकते हैं चॉइस ऑफ सरफेस इज आर्बिट्रेरी। सो बेटा अगर मैं ये कहूं कि चॉइस ऑफ द सरफेस इज आर्बिट्रेरी, सो इंटीग्रेंड मस्ट बी इक्वल। इंटीग्रेंड बेटा ये मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखी, ठीक है ना? और इस वजह से क्योंकि इंटीग्रेंड्स इक्वल हैं तो क्या मैं कह सकता हूं डेल क्रॉस ई दैट इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी दैट इज फंक्शन ऑफ आर एंड टी बाय पार्शियल टी। क्योंकि जब आप डी बाय डी टी को अंदर ले जाएंगे दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय पार्शियल टी। बात क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जिसे आप कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ, या इसका एक और नाम भी है, दिस इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन यू नो दिस, ठीक है, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गॉसेस लॉ। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इज गॉसेस लॉ एक्चुअली। मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन हमने किसे कहा था, डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, दैट इज मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, थर्ड हम स्किप कर गए थे, फिर फोर्थ इक्वेशन हमने किसे कहा था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जे, दैट इज एम्पियर्स लॉ। So Maxwell fourth equation is actually the Ampere's law. Maxwell third equation, that is actually the Faraday's law. बात समझ आ रही है? हमने यहाँ पे ये बात भी क्लियर कर दी है कि ये जो E है ये सिर्फ स्पेस पे नहीं डिपेंड कर रहा, ये टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। जरा बेटा गौर से देखें कि अगर ये टाइम पे ना डिपेंड कर रहा होता तो कर्ल ऑफ ई जीरो होता। हाँ, टाइम पे ना डिपेंड कर रहा होता, ई अगर सिर्फ स्पेस पे डिपेंड कर रही होती तो ये तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड थी ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस, ठीक है, उसका कर्ल तो हमेशा जीरो होता है, लेकिन इसका जीरो नहीं है। दिस इज नॉट स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डायनामिक इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। द कर्ल ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है, हाँ, इवन मैग्नेटोस्टैटिक में भी डेल क्रॉस ई जीरो होता है। कैसे बेटा? आपको पता है स्टैटिक केस है तो टाइम इंडिपेंडेंट केस होगा, यानी टाइम पे नहीं डिपेंड कर, स्टैटिक में टाइम पे नहीं डिपेंड कर। तो यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेल क्रॉस ई दैट इज फंक्शन ऑफ आर ओनली जीरो, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटोस्टैटिक में तो मैग्नेटिक फील्ड से भी आपको वास्ता पड़ता है, लेकिन आपको पता है कि स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड से वास्ता पड़ता है, तो मैग्नेटोस्टैटिक्स में राइट साइड होनी सी माइनस पार्शियल बाय पार्शियल टी बी वेक्टर दैट इज फंक्शन ऑफ आर वेक्टर ओनली। मैग्नेटोस्टैटिक में भी तो यही होगी। तो बेटा आप बी जो कि सिर्फ आर वेक्टर पे डिपेंड कर रही है,
जो कि सिर्फ स्पेस पर डिपेंड करे। जब उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपका क्या आएगा, डेल क्रॉस ई 0 आएगा, इवन इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। कर्ल सिर्फ उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब डायनामिक फील्ड होगी। बात क्लियर है बेटा? दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ या मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। बात क्लियर है बेटा? आगे चलें। अच्छा, ये मैंने एक अदना सी मिसाल दी है, यानी कि आप कह लें एप्लीकेशन ऑफ यू कैन से फैराडेज लॉ। ठीक है, डायनमो। बेटा आपने अगर बचपन में बाइसिकल चलाई है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पिछले टायर के साथ एक बोतल सी लगी होती थी। अच्छा, आप अगर घर में छोटे हैं तो फिर आपको शायद ऐसा एक्सपीरियंस ना हुआ हो, क्योंकि अमूमन घर में अगर आप छोटे हैं तो बड़े बहन भाइयों की बाइसिकल वो घर वाले कहते हैं अब तुम चला लो, तो वो इतने में उन्होंने डायनमो तोड़ के कहीं फेंका होता है। तो अगर आपने नई साइकिल ली हो तो उसके पिछले टायर के साथ आप एक बोतल सी लगी देखते होंगे, बेटा इसको डायनमो कहते हैं, इस बोतल को। ठीक है, और आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये बोतल का ढक्कन होगा जिसपे ये ग्रूव्स बने हुए होते हैं ताकि मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्रिएट हो। मैं वजह बताता हूँ कि क्यों। और बोतल के पिछले हिस्से से यहाँ से दो वायर्स निकलती हैं। वो वायर बड़ी खूबसूरती के साथ साइकिल के हैंडल वो यानी कि वो उसको क्या बोलते हैं, उस रिम के साथ 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 ले जाके आगे एक लाइट लगाई होती है, और वो उन दोनों वायर का कनेक्शन उस लाइट के साथ होता है। तो बेसिकली क्या आप उस डायनमो का यूज करते हैं बचपन में कि इसका ये जो ढक्कन है डायनमो का, इस बॉटल का, ये टायर के साथ प्रेस हो जाता है। तो दिन के वक्त आप इस बॉटल को टायर से थोड़ा हटा देते थे, यानी इसको ढक्कन को टायर से परे कर देते थे, तो ज़ाहिर आपको लाइट नहीं चाहिए होती। लेकिन रात को अंधेरे में सफर करते हुए आप इस बॉटल को प्रेस करके ये जो ढक्कन है वो टायर के साथ प्रेस कर देते हैं, पिछले टायर के साथ। ठीक है, और जब आप साइकिल चलाते हैं तो अगली लाइट जो आपकी साइकिल की वो जल जाती है, जिसकी वजह से आपको रात को नजर भी आ रहा होता है, आप इजीली साइकिल चला लेते हैं। तो उसका क्या है बेसिकली फंक्शन, ये होता है बेटा क्या है कि इस पे ग्रुप से बने हुए हैं, जब आप टायर के साथ प्रेस करेंगे तो ग्रुप की वजह से और टायर की दरमियान मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी, जिसकी वजह से ये बॉटल का ढक्कन रोटेट करेगा। ठीक है, तो अंदर क्या हो रहा होता है बेसिकली, ये एक फिक्स्ड है बॉटल के ढक्कन के साथ, जिसे आप एक्सेल बोल रहे हैं। एक्सेल के साथ एक फिक्स्ड मैग्नेट है। ठीक है, लेकिन जब ये ढक्कन घूमता है तो बेटा ये मैग्नेट भी घूमता है। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और यहाँ पे एक समझे कि छोटा सा सिलेंडर है जिसके ऊपर ये कंडक्टिंग वायर लिपटी हुई है। ठीक है, ऐसे जैसे टाइनी ट्रांसफार्मर होता है, बिल्कुल जिस तरह ट्रांसफार्मर नहीं ऊपर वाइंडिंग हुई होती वायर की, इस तरीके से यूं समझ ले कि टाइनी ट्रांसफार्मर है बेसिकली। ठीक है बेटा? हाँ, और इसके वो जो वायर लिपटी होती है उसका एक एंड यहाँ से वायर निकला हुआ है, दूसरा एंड उस वायर का लिपटने के बाद यहाँ से वायर निकला होगा। ठीक है, और यही दो एंड आगे दो वायर्स को लेके चलते हैं और आगे लाइट का कनेक्शन देते हैं। होता क्या है कि जब आप इसे प्रेस कर देते हैं टायर के साथ और ये मूव करते हैं तो मैग्नेट घूमता है, जिसकी वजह से ये जो वायर एक कॉइल है, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है ईएमएफ इंड्यूस होती है, और ईएमएफ इस कंडक्टिंग वायर में करंट को फ्लो करवाती है। ये करंट फ्लो करते हुए आगे लाइट तक जाती है और आपकी लाइट जल जाती है। बात समझ आ रही है? बात क्लियर है बेटा? तो ऐसे आपने बचपन में किया होगा कि बॉटल ढक्कन टायर के साथ रात के वक्त चिपका दिया, साइकिल चलाई और लाइट जल रही है, आप इजीली जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेटा फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। यहाँ पे कोई बैटरी किसी चीज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवा के आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, जो कि आपको आगे रोशनी मिल रही है। बेटा बात क्लियर है? तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
कोई सवाल नहीं है? ठीक है बेटा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। हैव अ नाइस वीकेंड। जी जी। नहीं बेटा, मैं तो नेक्स्ट वीक भी लूंगा अभी। ठीक है ना। मैंने जब लास्ट क्लास हुई तो मैं उस क्लास से एक दिन पहले ही बता दूंगा कि कल लास्ट क्लास है। ठीक है, उसकी उसकी बिल्कुल आप परेशानी ना करें। हाँ, ठीक है बेटा।